तो आपको बता दें इस वक्त साबरमती आश्रम में किस तरह से उनका भव्य स्वागत किया गया, जैसा कि आप देख रहे थे लगातार। और सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं साबरमती रिवर फ्रंट से, जहां पर रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे, 3 समझौतों पर हो चुका है। और इस वक्त चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिन के साथ नरेंद्र मोदी एक साथ बैठे हैं, जहां पर गुजराती नृत्य का आयोजन किया गया है इनके स्वागत समारोह के लिए। और इसी साबरमती के तट पर रात्रि भोज का आयोजन भी किया गया है। साबरमती रिवर फ्रंट से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं गुजराती नृत्य का आयोजन किया गया भव्य स्वागत करने के लिए, जहां पर एक झूले पर चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिन के साथ नरेंद्र मोदी लगातार पहुंचा रहे हैं। पूरा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। समझौतों के क्या मायने हैं, इस यात्रा के क्या मायने हैं। एक बड़ा आयाम, एक बड़ा इतिहास जो भारत और चीन के रिलेशन में यहां पर देखने को मिल रहा है। यात्रा से पहले चीन के प्रेसिडेंट ने बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही तवज्जो के साथ कहा था कि जब वो पहली बार भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से वो मिले थे तो उन्हें ऐसा लगा था कि वो बहुत दिनों से इन्हें जानते हैं। और भारत भी स्वागत में किसी तरह की कोई कमी नहीं रख रहा है। हर जगह जैसे ही चाइना एयरवेज से चीन के राष्ट्रपति उतरे, उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारी की गई थी। गुजरात की सीएम वहां पर खुद उपस्थित थी, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। इसके बाद होटल हयात में खुद भारत के पीएम नरेंद्र मोदी उनके स्वागत करने के लिए खड़े थे। प्रोटोकॉल तोड़कर वो दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे थे। और इस वक्त जो सीधी तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं साबरमती रिवर फ्रंट से, जहां पर चीन के राष्ट्रपति के साथ हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी साथ साथ घूम रहे हैं, उन्हें सब कुछ दिखा रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं सीधे अहमदाबाद। नमस्कार, स्वागत है आपका फोकस न्यूज पर। शाम के 6 बज रहे हैं और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं मीना शर्मा। सूर्यास्त का वक्त है और साबरमती में मंद मंद लहरें चल रही है, लेकिन साबरमती आज एक नया इतिहास बनाने जा रही है, बना रही है। इतिहास के पन्नों पर आज की तारीख को याद किया जाएगा। साबरमती का अपना इतिहास है, तो साबरमती अब एक नए इतिहास की तरफ किस तरफ बढ़ रही है। तस्वीरें आपने देखी थी भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति को एक साथ साबरमती नदी के किनारे टहलते हुए आप लगातार देखेंगे। अगले तकरीबन 30 मिनट तक चर्चा होगी। चाय पर चर्चा के लिए जिस तरह से सुर्खियों में आए और अपने आप में एक इतिहास बनाया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो अब साबरमती नदी के किनारे न सिर्फ इतिहास बना रहे हैं बल्कि एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश आज देश के प्रधानमंत्री और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री ने की है। गुजरात के साथ, गुजरात सरकार के साथ 3 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं प्रधानमंत्री की मौजूदगी में चीन के राष्ट्रपति के साथ। लेकिन न सिर्फ अपने जन्मदिन के मौके को आज बड़ा दिन बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बल्कि साबित किया है कि अगर गुजरात की जनता ने उन्हें देश की राजधानी में प्रधानमंत्री बनाकर भेजा है तो वो गुजरात के लिए उतने ही सजग हैं, उतने ही सोचते हैं और गुजरात उनके दिल के उतना ही करीब है। आज गुजरात को अपने जन्मदिन के मौके पर बहुत बड़ी सौगात दी, लेकिन चीन के प्रधानमंत्री की ये यात्रा
कैसे शुरू हुई, आधे घंटे लेट पहुंचे, लेकिन उसके बाद गुजरात की सांस्कृतिक परंपरा से किस तरह से रूबरू कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कितना साक्षात्कार उन्होंने अपने आप में उत्साह के साथ उन्होंने अभिवादन किया और साथ ही गुजरात की सड़कों पर देखने को मिला एक उत्साह का माहौल। देखिए तमाम तस्वीरें आज दिन भर की प्रधानमंत्री के साथ चीनी राष्ट्रपति के गुजरात अहमदाबाद में पहुंचने से शुरू होकर अब तक की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने दोस्त नरेंद्र मोदी से मिलने और भारत के साथ संबंधों के नए आयाम जोड़ने के लिए हिंदुस्तान आ चुके हैं। जिनपिंग के 3 दिनों के दौरे पर दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली को लेकर कई कदम उठाए जाएंगे, लेकिन दोनों देशों के एजेंडे में सबसे ऊपर कारोबारी समझौते हैं। जानकारों के मुताबिक भारत और चीन में कई बड़े समझौते होने वाले हैं। अगले 5 साल में चीन भारत में करीब 6 लाख करोड़ का निवेश करेगा और हाई स्पीड नेटवर्क, बुलेट ट्रेन और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर सबसे ज्यादा जोर रहेगा। इन तीनों क्षेत्रों में चीन दुनिया में सबसे ज्यादा अनुभवी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। चीन की कंपनियों का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पिछले साल 90 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच चुका है और अभी हिंदुस्तान में उनका निवेश महज 40 करोड़ डॉलर है, जिनमें ज्यादातर निवेश गुजरात में है। चीन का विदेशी मुद्रा भंडार मार्च में 3,950 अरब डॉलर था और उसकी योजना अगले 5 साल में 500 अरब डॉलर का विदेशी निवेश करने की है। चीन भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण में 100 अरब डॉलर से 300 अरब डॉलर के बीच निवेश की प्रतिबद्धता जाहिर कर सकता है। फिलहाल भारत में रेल पटरियों पर अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर की है, जिसे सुधार करने के बाद 180 किलोमीटर प्रति घंटा किया जा सकता है। जापान ने मुंबई अहमदाबाद के बीच पहली बुलेट ट्रेन परियोजना हासिल की है। वहीं चीन चेन्नई बेंगलुरु और बेंगलुरु मुंबई गलियारों पर हाई स्पीड ट्रेनों में रुचि दिखा रहा है। इसके अलावा चीन पुणे और गांधीनगर में इंडस्ट्रियल पार्क और तमिलनाडु में टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाने में भी मदद करेगा। मतलब जिनपिंग अपने पड़ोसी भारत से कई क्षेत्रों में निवेश और साझेदारी करने की उम्मीदें लेकर भारत आए हैं। मीना शर्मा के साथ शंकर अनिमेश, फोकस न्यूज, अहमदाबाद। तो आज गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं है, बल्कि पहले भी बार बार कहते रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्राध्यक्षों को, शासनाध्यक्षों को बुलाकर पूरे देश की तस्वीर दिखाई जानी चाहिए और न सिर्फ राजधानी बल्कि पूरे देश को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। आज नरेंद्र मोदी ने ये कोशिश की भी है और कहीं न कहीं गुजरात में जो उत्साह का माहौल है, जो जोश है, वो अपने आप में बताता है कि आज जन्मदिन के मौके पर नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ, जो कि एशिया में सबसे बड़ा भारत का अगर कहें प्रतिस्पर्धी कई मायनों में, और जिस तरह के ऐतिहासिक हमारे रिश्ते रहे हैं चीन के साथ और पूरे विश्व की राजनीति में दोनों देशों का जो महत्व है, आज जापान के साथ प्रतिस्पर्धा में खड़ा है चीन की भारत के साथ किस तरह से रिश्तों को आगे बढ़ाएं, निवेश को लेकर, अर्थव्यवस्था के रास्ते प्रधानमंत्री चीन के साथ सामरिक रिश्तों को भी बेहतर बनाने की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सब कुछ तय कार्यक्रम के मुताबिक जिस तरह से आगे बढ़ा, आज उस पर चर्चा करते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। भारत की राष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आज चीन के राष्ट्राध्यक्ष की गुजरात से शुरू होने वाली इस यात्रा के 3 दिनों में अगले किस तरह से महत्व निकल कर सामने आने वाला है, समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ केजी सुरेश, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही प्रोफेसर सलीम किदवई, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, भास्कर बालाकृष्णन, फॉर्मर एम्बेसडर, हमारे साथ लक्ष्मी स्टूडियो से, हमारे दिल्ली स्टूडियो से, नोएडा स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, साथ ही गोवर्धन झड़पिया जी, जो कि बीजेपी के नेता है, हमारे साथ यहीं से साबरमती नदी के किनारे से जुड़ेंगे। रुझान खंबाता, जो कि यहाँ की अर्थव्यवस्था, जो गुजरात की और समाज जो है गुजरात का, उन दोनों से जुड़ी हुए हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत भास्कर बालाकृष्णन साहब आपके साथ ही करना चाहूँगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज के इस शुरुआत का, आज के इस जो अहम समझौतों पर हस्ताक्षर, हालांकि जो गुजरात तक केंद्रित है, लेकिन पूरे राष्ट्र के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में इसका किस तरह से मैसेज आप देखते हैं और कितना इस जो यात्रा की शुरुआत है उसको किस तरह से आंकते हैं? भास्कर बालाकृष्णन साहब, गुजरात से शुरू होने वाली चीन के राष्ट्रपति की यात्रा कितनी सफल शुरुआत आप इसको मानते हैं? शुरुआत तो बहुत सफल नज़र आती है। अब ये पहला दिन है, एटमॉस्फेरिक्स काफ़ी अच्छे हैं, जो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। अब आगे देखेंगे क्या होता है।
भास्कर बालाकृष्ण, प्रोफेसर सलीम किदवई, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कूटनीतिक महत्व के लिहाज से अर्थव्यवस्था को जोड़ने की ये शुरुआत, क्या जिस तरह के लगातार खबरें जुलाई, अगस्त और कल परसों से जो आ रही हैं बॉर्डर पे, उस दिशा में क्या वाकई में अर्थव्यवस्था को पटरी पर दोनों देशों की लाकर, निवेश को एक दूसरे में इतना बढ़ाकर, आत्मनिर्भर, एक दूसरे पर कहीं न कहीं निर्भर बनाकर जो शुरुआत करने की कोशिश है, वो एक बड़ा कदम होगा? देखिए, ये जो बायलैटरल रिलेशनशिप है इंडिया और चाइना के बीच की, वो बहुत मैं समझता हूँ बहुत सेंसिटिव है, बहुत नाजुक है। इसलिए इतना यूफोरिया जो क्रिएट हो रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। और ऐसा समझना अपने आप को धोखा देना है। जैसा कि अभी जिक्र किया आपने कि अभी कल तक हमारे बॉर्डर्स पे क्या हो रहा है, तो जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ योर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी, और दूसरा होता है प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड वेलबींग ऑफ द नेशन। तो जो हमारा पहला जो कंपोनेंट है, उसके बारे में चीन के साथ जो हमारी रिलेशनशिप है वो कुछ ऐसी है कि हमें बहुत कॉशियसली आगे बढ़ना है। और जहाँ तक इकोनॉमिक रिलेशंस का ताल्लुक़ है, उसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता है। वही पॉलिटिक्स को इनफैक्ट डिटरमिन करते हैं आजकल। लेकिन जो भी कदम लेने हैं, जो भी हमको एग्रीमेंट साइन करने हैं, उसमें बहुत हमको कॉशियसली और सर्कमस्पेक्टली आगे बढ़ना है। जी, केजी सुरेश, गुजरात से शुरू करके नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन के बहाने ही, कहा जाता है उन्हें कि मार्केटिंग करना उन्हें खूब आता है। कल भी जब हम साबरमती के किनारे बैठकर चर्चा कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, और आज गुजरात के साथ 3 बड़े समझौते हुए हैं। शुरुआत है गुजरात के बहाने ही सही, क्या राज्यों में एक तरह से प्रतिस्पर्धा के साथ जो राष्ट्र की राजनीति में इससे किस तरह का बदलाव देखते हैं आप चाइना के साथ रिश्तों को आगे बढ़ते हुए? केजे के पास आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। मेरे साथ यहाँ पर साबरमती के किनारे हम बैठे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे छोर पर साबरमती की जो नदी बह रही है, उसके दूसरे छोर पर खुद प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति हैं, और इस छोर पर बैठकर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो वॉक द टॉक, वो जो टहलते हुए नदी के किनारे सैर कर रहे हैं, उसमें क्या कुछ वाकई में निकल कर आने वाला है, क्या गुफ्तगू होने वाली है। अभी तक तय कार्यक्रम के मुताबिक 3 समझौतों से जो कुछ गुजरात को मिला है, उसका गुजरात की जनता के लिए क्या मायने हैं। गोवर्धन झड़पिया जी जो कि बीजेपी के नेता है हमारे साथ हैं, रुझान खम्बाता जो कि यहाँ पे उद्योग और समाज दोनों से जुड़ी हुई हैं। गोवर्धन, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गोवर्धन जी, सबसे पहले गुजरात के लिए कितना महत्वपूर्ण आज शहर में हम देख रहे हैं कि एक मेले जैसा उत्साह देखने को मिल रहा है। खास करके किसी बड़े राष्ट्र के मुख्य व्यक्ति जब गुजरात आते हैं, तो गुजरात तो एक आतिथ्य का पहले से एक संस्कारी स्टेट रहा है। जहाँ तक संबंधों का सवाल है, जो समझौते हुए हैं, हर कोई राष्ट्र को 3 प्रकार के संबंध रहते हैं। कोई मित्र देश होते हैं, कोई व्यापार के अंतर्गत उतना लिमिटेशन रहता है, और किसी के साथ खट्टे मीठे संबंध भी रहते हैं। जहाँ तक गुजरात और यहाँ का सवाल है, एक प्रॉस्परस स्टेट रहा है हमेशा, और ख़ास करके दुनिया भर के लोग यहाँ कुछ अपना बिजनेस करना चाहते हैं। उससे गुजरात को जितना भी निवेश होगा, रोज़गार मिलेगा, वो भी तो मिलेगा ही। और साथ में चाइना के प्रमुख यहाँ जब आए हैं, तो हम ये चाहेंगे कि जो प्रॉस्परस, ये पॉपुलेटेड कंट्री दुनिया में 2 है, 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले। 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले लोगों को, अपने लोगों को हाथ में काम देना है, काम के पूरे दाम देने हैं। तो उस व्यवस्था में एक दूसरे को कैसे कारोबार से एक दूसरे को सहयोग हो सके, वैसे आज जो 3 समझौते हुए हैं, उसको गुजरात को तो फ़ायदा होगा ही। और ख़ास करके विदेशों में जो विदेश नीति नरेंद्र भाई आने के बाद बनी है, मेरे ख्याल से ये एक दिशा दिखाती है कि भारत का कद बढ़ा है, तभी तो सारे लोग यहाँ आते हैं या बुलाते हैं। उसका एक फ़ायदा देश को भी होगा
जी। और गुजरात की जनता को भी जी, होगा। रुझान कारोबार जगत के बहुत लोग आज होटल हयात में गवाह बने प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति की इस बैठक का, इन 3 समझौतों का। लेकिन कितना असर आप देखती हैं, कितना उत्साह, कितना जोश आप देखती हैं कि यहाँ के कारोबारियों को वाकई में बहुत बड़ा, क्योंकि रोजगार के अवसरों की बात हो रही है, निवेश की बात हो रही है, कितना उत्साह, कितना जोश? जी, सबसे पहले तो बीइंग अ गुजराती आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी कि आज जो हुआ है इट्स रिमार्केबल थिंग। और हमारे सब में भी खुशी है, थोड़ा कुछ और प्रॉब्लम्स होते बट वी आर हैप्पी विद दिस, जिसमें से अपना पूरी अहमदाबाद दुल्हन की तरह सजी हुई है। कमिंग बैक तो जो आपका जो कारोबार की बात कर रहे हैं और जो वर्धन जी ने भी बताया, सी बेसिकली एज इंडिया एज अ वेरी वास्ट पॉपुलेशन, आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट या फर्स्ट नंबर पॉपुलेशन में भी आता है वर्ल्ड में, तो इट इज़ बट नेचुरल कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सबकी नज़र इंडिया पे है। बिकॉज अभी जैसे कि चाइना की भी बात करें तो वहाँ पे एक स्टेग्नेशन आ गया है। उनको जितने एक्सपोर्ट्स उनको भी अमेरिका और दूसरे कंट्री से मिलता है, वो उनको अपना एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है क्योंकि एक स्टेग्नेशन लेवल है। इसलिए दे आर लुकिंग एट इंडिया एज वन ऑफ द पार्ट कि जहाँ पे वो लोग अपना एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं। इंडिया अदरवाइज ये लुक कर रही है कि इंडिया को अभी जो हमारा मंत्र है मेक इन इंडिया, जो मेक इन इंडिया का मंत्र है, हम चाहते हैं कि इंडिया में गुड्स बनने चालू हो जाए ताकि हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें और वी अर्न इनटू डॉलर्स। तो ये जो हमारा मंत्र है उसको सार्थक करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की नई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो वी आर समवेयर लैकिंग इन दैट। यस वी हैव स्किल्स, वी हैव मैन पावर, लेकिन उतना भी हमारा स्किल्स नहीं है। लेकिन एग्जांपल जैसे कि एक अभी लेते हैं अपने को, अगर बुलेट ट्रेन की बात करें तो बुलेट ट्रेन के लिए हमारे पास वो स्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर एक बार हमको अगर हमारी वो उसमें एमओयूज हुए, समझौते हुए, तो हमारे को इन्वेस्टमेंट भी आएगी। जैसे कि अभी जापान में जो हुआ था, तो हमें इन्वेस्टमेंट भी मिल रही है हमारे जो इंडिया के मेट्रो के लिए, अरे गुजरात के मेट्रो के लिए। तो इस तरह यहाँ पे बुलेट ट्रेन या हमारे जो दूसरा अभी लेट्स से मेकिंग ट्विन सिटीज, हम जो स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, तो इसके लिए बट नेचुरल है कि वील हैव टू मेक अ विन विन सिचुएशन। और विन विन सिचुएशन का कैसे होता है? वेल बाय टेकिंग अप, क्योंकि अब वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन गया है, अब वो जमाना नहीं गया है। सो इट इज अ ग्लोबल विलेज। तो ग्लोबल विलेज में सबको एक दूसरे के साथ काम है, सबको एक दूसरे का जरूरत है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलती हूँ कि फॉर एनी, अब तो एज ए इंडिया एज अ टू प्रॉस्पर और फॉर द वर्ल्ड टू प्रॉस्पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट। सो इट इज़ वेरी, अभी हम लोगों जो लड़ाई युद्ध ये वो सब भूल जाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो पीस नहीं होगी, और पीस नहीं होगी तो प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी, और अगर प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी तो ये लड़ाई झगड़ा होने ही वाला है। सो वी आर लुकिंग एट ऑल दैट। सो बीइंग इनटू गुजरात, और अभी जो हमारे ये 3 एमओयूज हुए, 3 सिटीज वाले जो ये उसके, तो उससे हमें ये फायदा हो रहा है एज ए गुजराती। वी होप, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, वी होप कि हमारे एक तो डेवलपमेंट होगी और हमारे को रोजगारी मिलेगी। अल्टीमेटली रोजगारी में यू नो दैट पूरे इकोनॉमिक का साइकिल यही कहती है कि रोजगारी, और तीसरा कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है। वी आर होपफुल कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है। सो वी आर वेरी होपफुल ऑन ऑल दिस थिंग्स, सो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपने ये क्यों कहा कि वी आर होप? आपको अभी होपफुल इसलिए कह रही हूँ, या क्योंकि एक्चुअली होप इसलिए रहता है क्योंकि हमेशा जैसे कि हमारे दूसरे भी कई वर्ल्ड ओवर में, इंडिया ओवर में कई एमओयूज होते हैं, लेकिन फिर डाउन द लाइन ऑब्वियसली 10 इयर्स 15 इयर्स 20 इयर्स के एमओयू होते हैं, लेकिन डाउन द लाइन हमें जो फायदे आने चाहिए एज ए गुजराती जी, जैसे हमारा अगर लेटेस्ट से अभी ये टाटा का प्रोजेक्ट आया है, तो डाउन द लेवल हमारी जो रोजगारी हमारे जो गुजराती को मिलनी चाहिए थी वो थोड़ी कम मिली। इससे तो अभी बीच में हाईकोर्ट में कुछ उसका पूछवाई भी है कि कितनी मिली। सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड होपफुल। हाँ, इंसान को मिलते हैं वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बट बीइंग अ प्राउड गुजराती आई वुड ऑलवेज विश कि हमें ज्यादा मिले। Right. और so that was the reason why I said hopeful. और दूसरी की कई बार कई एमओयूज होते हैं, बट यू नो इट शुड गो टिल दैट एंड लेवल, क्योंकि जब एज अ बिजनेस यू नो कि अगर हम प्रोडक्ट बेचते हैं तो जब तक हमें चेक नहीं मिलता है तब तक हमें प्रॉफिट्स नहीं मिलती है। जी, तो एज अ बिजनेस इससे ऑब्वियसली एमओयू हो गया, बहुत अच्छा स्टेप है, अच्छा बिगिनिंग है, बट हम ये चाहेंगे कि अब ये उसका इम्प्लीमेंटेशन चालू हो बिल्कुल जाए और बिल्कुल end केजी, level तक जाए। बिल्कुल केजी आपके पास आना चाहूंगी। केजी सुरेश, जिस तरह की बात यहाँ पे रुझान कह रही हैं कि एमओयू हो गए, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन जब तक होता है उसमें सालों का वक्त लगता है। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब भी उन्होंने कोशिश की थी कि चाइना के साथ हमारे रिश्ते आर्थिक आधार पर इतने आगे बढ़ जाएं कि फिर जो परेशानी बॉर्डर को लेकर है वो अपने आप समाधान के रास्ते की तरफ बढ़े, दोनों देश एक दूसरे पर इस तरह से निर्भर हो, एक दूसरे की इस तरह की ज़रूरत हो कि इस दिशा में आगे सोचा जाए। क्या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जो कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश में दोनों तरफ, क्योंकि एक तरफ इस तरह के प्रयास हो रहे हैं, एक तरफ खादी में चीन के राष्ट्रपति नजर आते हैं, गांधी आश्रम पहुंचते हैं और फिर जिस परिधान के साथ वो निकलते हैं वो परिधान खादी से सजा हुआ होता है। चीन के राष्ट्रपति एक तरफ उस तस्वीर में है और दूसरी तरफ बॉर्डर पे जो तस्वीर है, तो बहुत जिस तरह से यहाँ पर भास्कर साहब ने भी कहा था कि इतना आसान नहीं है जितना कि हम कोशिश कर रहे हैं प्रचारित करने की। हम मतलब जिस तरह की तस्वीर दिखाई जा रही है, क्या वाकई में बहुत मुश्किल होगा दोनों तस्वीरों को एक दिशा में लाना?
मीना जी, मैं आपके साथ पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि हम इस बात को न भूलें कि एक ज़माने में हम हिंदी चीनी भाई भाई कहते थे, और उसके बाद पंडित नेहरू को जिस तरीके का धोखा मिला वो उसका इतिहास गवाह है। तो ये दोनों मुल्क दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले दो मुल्क हैं, इनके आपस में सहयोग हो, इनके आपसी रिश्ते बढ़े, ये सभी चाहते हैं, और हम भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कामयाब हो। लेकिन हम ये सोचें कि क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा रिश्तों में रातों रात, तो मुझे लगता है कि हमारी उम्मीदें कुछ ज़्यादा है। इस तरह की उम्मीद हमको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा रिश्तों का एक इतिहास रहा है। सिर्फ ज़्यादा दिन की बात नहीं है, बस कुछ ही चंद दिन पूर्व जो है चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने फिर जो है लद्दाख के क्षेत्र में जो है घुसपैठ किया है। और इसी तरीके से जो अरुणाचल के हमारे लोग हैं, अरुणाचल को आज तक चीन ने जो है मान्यता नहीं, हमारे देश के अपने एक प्रदेश को वो मान्यता नहीं देती है, वो उसको कहती है दक्षिण तिब्बत। और इसी तरीके से जो है वो स्टेपल्ड वीज़ा देती है। इस वजह से एक वीज़ा एग्रीमेंट दोनों मुल्कों के बीच में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चीन तैयार नहीं हो रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों को जो है वो साधारण जैसे सबको दिया जाता है उस तरह वीज़ा दें। इसी तरीके से भारत को घेरने के, भारत को आशंका है कि जिस तरीके से चीन का पाकिस्तान के साथ सहयोग है, पाक अधिकृत कश्मीर में जो है पाकिस्तान ने उसको हमारी ज़मीन दी है, जिस पर जो है उनका मिलिट्री लेवल पर सहयोग हो रहा है, ये सब भारत के लिए चिंता का विषय है। हम ये सब चिंताएं छोड़कर सीधे व्यापार की बात करें और हम ये उम्मीद करें कि सब कुछ भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। रिश्तों में भरोसा बनाना जरूरी होता है, विश्वास बनाना जरूरी होता है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों राष्ट्राध्यक्षों का प्रयास ये होना चाहिए कि इन गलतफहमियों को, इन आपस में जो अभी तक ये रिश्तों के बीच में जो एक दूसरे के प्रति संशय और आशंका रही है, इनको दूर करें और रिश्तों को बेहतर करें। और साथ ही साथ व्यापार, हिंदुस्तान का जो है ट्रेड डेफिसिट इतना ज़्यादा है चीन के साथ, तो चीन को कहीं ना कहीं वो निवेश के माध्यम से या भारतीय कंपनियों को रिलैक्सेशन देके फार्मा सेक्टर में, आईटी सेक्टर में उनको छूट देनी पड़ेगी, तब जाकर जो है ये विश्वास बढ़ेगा। मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन ये उम्मीद करना कि सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा रातों रात, मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। जी, निश्चित रूप से सब कुछ एक साथ परिवर्तन नहीं हो सकता। ब्रिगेडियर महालिंगम, आपके पास आती हूँ। केजी ने जो बात कही, भास्कर बालाकृष्णन जी ने कहा कि बहुत ज़्यादा हम उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से चीन के राष्ट्रपति का यहाँ पर आना, भारत के प्रधानमंत्री का इससे पहले जापान, भूटान, नेपाल जाना, इस दिशा में चीन के राष्ट्रपति यहाँ पर आ रहे हैं, और पाकिस्तान भी कहीं न कहीं इस पूरी यात्रा के दौरान किसी भी सूरत में, किसी भी तरह से चर्चा में, पिक्चर में नहीं है। क्या इसे एक सकारात्मक संकेत के रूप में माना जाना चाहिए? बिल्कुल, जब बात यह है कि जो आपका पहले जिस अफसर ने जो बोला है बिल्कुल सही बात है। ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट और बाकी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो चाइना के बीच में जो बात है, ये एक दिन में वो बिल्कुल ठीक होने वाला बात नहीं है, इसके लिए टाइम चाहिए। लेकिन एक चीज़ हमें याद रखना चाहिए, अगर एक हिंदुस्तान जो है अगर शक्तिशाली होना है तो उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसमें बिल्कुल नंबर 1 होनी पड़ेगी। उसमें कमी होने से आप जितना भी कर लो, आपका मिलिट्री स्ट्रेंथ और बाकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी खुद ये देखना चाहिए बॉर्डर का जो प्रॉब्लम है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, इन दोनों का बीच में एक बैलेंस लाना पड़ेगा ताकि ये आगे बढ़ सकता है। लेकिन अभी एक्सपेक्ट करना कि ये 10 दिन में ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा या अभी एकदम समझौता हो के ये बिल्कुल जो बॉर्डर का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, ये बिल्कुल हो नहीं सकता है। दूसरी एक और चीज़ मैं एक बोलना चाहता हूँ, अगर आप देखेंगे दौलत बेग ओल्डी का जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद में जब चाइनीज़ का जो स्पोक्स पर्सन से पूछा गया तो उन्होंने बिल्कुल ये जो डिफरिंग परसेप्शन का बात नहीं कहा। उन्होंने क्लियर बोला है ये हमारा टेरिटरी है, यहाँ पर हम है, हम कोई बॉर्डर वायलेशन नहीं किया है। उसी मुताबिक हिंदुस्तान कभी अपना जो पोजीशन है उसमें कोई कमी नहीं आना चाहिए, उसका साफ साफ बोलना चाहिए ताकि चाइना हिंदुस्तान की जो कंसर्न्स है उसको बिल्कुल सही तरीके से समझ सकेगा।
जी, प्रोफेसर सलीम किदवई, आशंकाएं भी हैं, संभावनाएं भी हैं और सकारात्मक सोच के साथ देश की सरकार आगे बढ़ रही है, उससे उम्मीदें भी हैं। लेकिन कल और परसों दिल्ली में जो कुछ होना है उसमें क्या वाकई में कूटनीतिक रिश्तों के आगे बढ़ने में जो आशंकाएं हैं उस तरफ भी क्या प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति के साथ किसी तरह की बातचीत की? अभी हालांकि आज गुजरात में जो कुछ हुआ वो बहुत सोचा समझा, जो तय था वही हुआ और तय कार्यक्रम के मुताबिक ही दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच बात होनी है, तय है। लेकिन क्या इन आशंकाओं को विराम या इन आशंकाओं की दिशा में कुछ 2 दिनों में आने वाले हमें देखने को मिलेगा? देखिए, मैं समझता हूँ जैसा कि अभी हमारे पहले वाले स्पीकर ने कहा कि जो बेसिक प्रॉब्लम है इंडिया और चाइना की वो ट्रेड डेफिसिट के बारे में बात की गई, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रस्ट डेफिसिट की है। तो जब तक हमारे लीडर प्राइम मिनिस्टर साहब जब तक अपने काउंटर पार्ट को इस इश्यू के ऊपर दिल्ली में बात नहीं करेंगे तब तक ये बहुत मजबूती के साथ, बहुत ताकत के साथ ये हमारा बेसिक इश्यू है। और ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन जहाँ तक हमारी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का सवाल है उस पर किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता और इसके बारे में हम कोई किसी तरह से यील्ड नहीं करेंगे। तो ये पोजीशन जो है ये हमको पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ चाइना के सामने, चाइना के प्रेसिडेंट के सामने रखनी है और उनको ये बताना है कि हमारी रिलेशनशिप जो है, हमारी दोस्ती जो है, हमारे ताल्लुकात जो है वो इसी कंडीशन पे आगे बढ़ सकते हैं, इसी सूरत में आगे बढ़ सकते हैं जब इस इश्यू को भी आप हमारे मैं ये नहीं कहता हूँ कि दोनों कंट्री में पूरी तरह एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन बहुत हद तक जो हमारे कंसर्न्स हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको जब तक चाइना पूरी तरह टेंशन पे नहीं करेगा, उनको टेक इनटू अकाउंट नहीं करेगा, उस वक्त तक हमारे ये जो ट्रस्ट डेफिसिट की जो मैं बात कर रहा हूँ वो हासिल नहीं हो सकता। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली की मीटिंग में एग्रीमेंट वगैरह जो भी साइन हो बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि वो देखिए वो दोनों मुल्कों के इंटरेस्ट में है। चाइना के पास अभी न्यूज़ में बताया गया इतना पैसा है, उसको इन्वेस्ट करना है और इंडिया जो है वो हमारा बहुत अच्छा मार्केट है उसके लिए, तो वो ज़रूर चाहेगा कि वो करे और हमें भी उससे फ़ायदे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ईमानदारी के साथ ये समझता हूँ कि जब तक हमारी लीडरशिप इस इश्यू के ऊपर ताकत के साथ, मजबूती के साथ चाइना से बात नहीं करेगी, उस वक्त तक ये हमारे रिलेशन जो है वो सही मानों में नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। जी, ब्रिगेडियर महालिंगम, जिस बात का जिक्र यहाँ पर सर ने किया है, आज भारत के प्रधानमंत्री से ज़्यादा चीन के साथ रिश्तों को लेकर जितने प्रहार चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने किए हैं वो नहीं, उनसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता, ये कहना सही होगा यहाँ पर, क्योंकि आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो इन दोनों स्थितियों से वाकिफ होते हुए भी अगर सांस्कृतिक आधार पर, आर्थिक आधार पर रिश्तों को आगे बढ़ाकर उस दिशा में सोच रहे हैं, तो क्या इस सोच में सफलता मिलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हमें सोचना चाहिए, हमें तलाशनी चाहिए? बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। हिंदुस्तान की जो ये ट्रेड और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है होना है और चाइना के साथ ये होगा, इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक बॉर्डर का जो रिजॉल्व करने का जो बात है, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी हिंदुस्तान के लोगों का सम्मति लेना है और चाइनीज़ प्रेसिडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उनको पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जो है उनका भी सहमति लेना है। जो उनका जो चाइना के अंदर जो प्रेशर है वो काफ़ी कुछ है, क्योंकि अभी जो प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट जी जो है, उन्होंने करप्शन के खिलाफ एक्शन लिया है। काफ़ी लोग इंक्लूडिंग पीएलए के टॉप जनरल्स को ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसलिए दोनों तरफ से इन चीज़ों का जो अग्रीमेंट आना है इसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है वो अभी होना चाहिए, हो सकता है। जी, आप बने रहिए क्योंकि सूर्यास्त लगभग होने जा रहा है और
हम साबरमती के इस किनारे बैठे हैं और दूसरे किनारे पर साबरमती के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति दोनों बस डिनर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ऐसे में उस भोज में लगभग 100 से ज़्यादा गुजराती व्यंजन जो हैं वो शामिल किए गए हैं। और सांस्कृतिक आधार पर, जैसा कि हम बार बार यहाँ पर तस्वीर गुजरात में देख रहे हैं, रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में चीन के राष्ट्रपति के अपने आप को काफ़ी करीब भी मानते हैं, चीन के काफ़ी करीब मानते हैं। बतौर मुख्यमंत्री भी नरेंद्र मोदी यहाँ से चीन की यात्रा पर 4 बार तकरीबन गए हैं और आज चीन के राष्ट्रपति को अगर वो सबसे पहले गुजरात में लेकर आते हैं तो वो एक पूर्व मुख्यमंत्री के नाते और एक देश के प्रधानमंत्री के नाते हम बार बार गुजरात के लोगों की भावनाओं को, संवेदनाओं को, लोगों के उत्साह को, जोश को और सकारात्मक पक्ष जो इसमें सब तरह से तलाशा जा रहा है उसको समझने की कोशिश जब कर रहे हैं। तो गोवर्धन जी, एक बार फिर से आपके पास आकर इस बात को समझना चाहूँगी कि रुझान ने जो बात कही कि हमें देखना होगा, हम उम्मीद रखते हैं, हम आशान्वित हैं कि ये जो MOUs साइन हुए हैं इनके नतीजे भी हमें देखने को मिले। नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल का जिक्र हर तरफ किया है। अब यहाँ पर कम से कम शासन बदल चुका है, नए मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो आशंका जो कहीं ना कहीं रुझान के जहन में है, क्या मोदी के यहाँ से चले जाने के बाद वो जो फ़र्क है वो भी एक देखने को, महसूस करने को मिलेगा? क्या वो भी एक आशंका आपके जहन में भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नरेंद्र भाई यहाँ से दिल्ली जाने के बाद जिस तरह से आनंदीबेन पटेल, एक महिला प्रथम मुख्यमंत्री गुजरात के, तो एक नारा रखा है गतिशील गुजरात, जो नरेंद्र भाई ने यहाँ सेटअप किया है। और गुजरातीज बाय नेचर वी आर द पीपल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो जहाँ तक गुजरात का सवाल है तो उम्मीद करते हैं, जब शुरुआत ही नहीं होगी तो उम्मीद कहाँ से होगी। ये तो शुभ शुरुआत है, तो उम्मीद जरूर रखेंगे और उम्मीद का सफल होना वो तय करना चाहिए कि उसके कार्यक्रमों के आधार पे, जैसे कि MOU हुए, इसका मतलब है एक समझौता हुआ जिसको आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के लिए जो विल चाहिए, जो सरकार की जो विल पावर चाहिए या इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो तो गुजरात वैसे भी कर रहा है। इसलिए इसमें इतनी आशंका नहीं है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, लेकिन उम्मीदें नहीं होगी तो राष्ट्र ही कैसे आगे बढ़ेगा। जब जनता की ही उम्मीदें ना हो तो कोई विकास हो ही नहीं सकता। इसलिए उम्मीदें जरूर होनी चाहिए और साथ में द कमिटमेंट टू द कॉज भी उतना होना चाहिए, वो हम करेंगे, वो हमें भरोसा है। जी रुझान, आज जो MOU साइन हुए हैं उसमें 2 महिलाएं थी MOU साइन करने वाली। हाँ, एक मुख्यमंत्री खुद थी और एक मिसेस वर्मा थी जिन्होंने किया है। 3 MOU साइन हुए उसमें। तो महिलाओं को लेकर लगातार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री सुरक्षा की बात करते रहे, गुजरात का मॉडल कि गुजरात में रात को 12 बजे भी महिलाएं सुरक्षित निकलती हैं और इसीलिए हमने उद्योग जगत में भी यहाँ पे महिला एंटरप्रेन्योर्स बहुत देखने को मिलती हैं। आप भी बहुत समाज में सजग हैं, लेकिन जब चर्चा होती है अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, तो एक राष्ट्र में जब किसी राज्य की राजधानी में दूसरे राष्ट्राध्यक्ष पहुंचते हैं तो उस देश, उस प्रदेश की जनता उसे किस रूप में, मतलब एक दिन की यात्रा के साथ भूल जाएगी या फिर उसे एक नई शुरुआत, नई दिशा, नई सोच के साथ उस राज्य के लिए बहुत सकारात्मक, बहुत उत्साहवर्धन उस तरह से लेंगे? सबसे पहले तो जो आपने ये महिला की बात की थी, तो अभी बट नेचुरल है कि वर्ल्ड ओवर में पता है कि अप्रॉक्सीमेटली 50% पॉपुलेशन वुमेन की है। और रिसर्च और स्टडीज़ बताते हैं कि इकोनॉमिक सर्वेज बताते हैं कि जहाँ वुमेन ने बिजनेस में या उसमें कंधे से कंधे मिला के काम किया है, वो वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी हुई है, डेवलपमेंट हुआ है। तो बट नेचुरल है कि ऑल ओवर वर्ल्ड ये कहा जाता है कि वुमेन को लेट अस टेक देम इन द मेन स्ट्रीम। और इसी तरह अगर आप लेट अस कम, अभी गुजरात की बात करें, गुजरात में जो हमारी फर्स्ट महिला मुख्यमंत्री है, वी आर हैप्पी अबाउट दैट। और द बेस्ट पार्ट इज कि वो अपने खुद के बलबूते पे आई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने काम पे आई, अपने अच्छे काम पे आई है और अपने बलबूते पे आई है। जो दूसरी महिला है जो भी अपने बलबूते पे आई है, शी इज एन IAS ऑफिसर। सो व्हाट आई वांट टू कमिट हियर, व्हाट आई वांट टू से हियर कि अभी जो महिलाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है वो हमें और भी, अभी तो अभी बहुत कम मिल रहा है ऐसे देखा जाए तो वी हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। एंड इंटरनेशनली अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनली भी ये देखा जा रहा है कि महिलाओं को प्रोत्साहन मिलके वो कि उनको आगे चांस मिल रहा है, वो अच्छी बात है, बट ऑन देयर एफिशिएंसी, दैट इज व्हाट आई ऑलवेज लाइक टू से दैट।
So अगर if I see it on an international platform, this is a very good thing, very happy thing. और मैं चाहती हूँ कि इस तरह और भी महिलाओं को, as you rightly said, कि our PM has a vision for women, which is very important. So I'm sure it will help for the women prosperity in the country. जी, भास्कर बालाकृष्णन साहब, गुजरात और अहमदाबाद में क्योंकि साबरमती के किनारे हम बैठे हैं और अगर चीन के राष्ट्रपति यहाँ पर आते हैं तो यहाँ के लोगों के जहन में क्या कुछ चल रहा है वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसलिए गुजरात के जो हमारे मेहमान हैं उनकी ओपिनियन के साथ वापस अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में आना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा कि जब चीन के राष्ट्रपति यहाँ पर आ रहे हैं उसके साथ भी जो आशंकाएं हैं, जो हमारे पुराने रिश्ते हैं, जो हिंदी चीनी भाई भाई का जो कहीं ना कहीं विश्वासघात भी हमारे दिल में है, हमारे जो घाव कहीं ना कहीं याद दिलाते हैं कि अब जो नई शुरुआत की जा रही है खादी पहनकर, उसके साथ कितना वक्त हमें लेना चाहिए, देना चाहिए नरेंद्र मोदी को, देश के प्रधानमंत्री को, क्योंकि अर्थव्यवस्था की जहां तक बात है तो चीन के राष्ट्रपति को भी, चीन की अर्थव्यवस्था को भी ज़रूरत है, दरकार है भारत के साथ चलने की। ये जो गुजरात में विजिट शुरू हुई है, हमारे गुजराती भाई तो मशहूर हैं बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में, तो सबसे आगे है भारत में। तो ऐसे लगता है कि जो कुछ समझौते हुए हैं गुजरात में, गुजराती जो स्टेट और सिटी और गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ब्यूरो के साथ, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी जल्दी हो जाएगी। गुजरात में तो गवर्नमेंट की जो एटीट्यूड है वो काफ़ी प्रो बिजनेस है। बाकी इसके अलावा 3 और प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के साथ एग्रीमेंट MOU होने वाले हैं। इंडिगो एयरलाइंस की होने वाली है और लुपिन लेबोरेटरीज की होने वाली है और एक रिलायंस कम्युनिकेशंस के भी MOU होने वाली है। ये प्राइवेट सेक्टर के MOUs हैं। तो ये जो पूरा इकोनॉमिक फोकस है विज़िट में, ये गुजरात में क्लियरली आ चुका है। बाकी जो पॉलिटिकल और बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह वो काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी कठिन मुद्दे हैं। उस पर अगर पॉलिटिकल विल दोनों लीडर्स दिखाएं तो हो सकता है कि अगले 1, 2, 3 साल में बातचीत के दौरान कुछ डिफरेंसेस कम हो सकते हैं। जहाँ तक चीन के बॉर्डर्स हैं, चीन के बॉर्डर्स 14 देशों के साथ है और काफ़ी लंबे बॉर्डर्स पे उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। वियतनाम के साथ हुआ है, नेपाल के साथ हुआ है, रशिया के साथ हुआ है, मंगोलिया के साथ भी हुआ है। भारत एक देश है जिसके साथ बॉर्डर काफ़ी लंबा है, जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ नहीं है। तो अगर पॉलिटिकल विल हो चीन की तरफ से और हमारी तरफ से, तो इस मुद्दे का भी कुछ हल निकल सकता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा। 2-3 साल तक टेक्निकल भी बातें बहुत करनी होगी। ये जो बॉर्डर डिलिनिएशन और डिमार्केशन बहुत ही टेक्निकल काम है, डिटेल में जाना चाहिए। मैप्स और GPS टेक्नोलॉजी काफ़ी चीज़ें आती है इसमें, तो ये काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन अगर पॉलिटिकल विल है तो हो सकता है। जी, हमारे साथ रोहन गुप्ता भी जुड़ गए हैं यहीं पे साबरमती के किनारे, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे छोर पर हम बार बार बता रहे हैं कि नदी के इस छोर पे हम बैठकर आपके साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत और चीन के रिश्तों में किस दिशा में कितना सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने की जो बात नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी कि, तो दूसरे छोर पर साबरमती नदी के किनारे नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति इस समय डिनर करने की शुरुआत कर रहे हैं। डिनर में क्या क्या चर्चाएं हो सकती हैं वो तो अपने आप में कई सारे सवाल हैं। केजी, आपके पास आऊंगी और समझने की कोशिश करूंगी कि उस अनौपचारिक बातचीत में क्या कुछ निकलेगा, लेकिन रोहन गुप्ता से समझने की कोशिश ये करते हैं कि गुजरात में, क्योंकि गुजरात के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का, कांग्रेस पार्टी किस रूप में देखती है कि वाकई में अगर यहाँ का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है और राज्य को इतना कुछ मिलता है, 3 बड़े समझौते जिसमें यहाँ के कारोबारियों के लिए बहुत बड़ी खबर के रूप में देखा जाना चाहिए, यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के बहुत बड़े रास्ते यहाँ पर खुलने वाले हैं। तो रोहन, कितना सफल आप मानते हैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर के? आपको भी लगता है कि वाकई में आज गुजरात के लिए बड़ा दिन है? देखिए, अभी जिस हिसाब से मॉर्निंग्स ये सब अनाउंसमेंट्स वगैरह चल रहे हैं, मैं एक ही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि गुजरात में हम लोग लास्ट 10 साल से वाइब्रेंट गुजरात जो हमारे यहाँ पे समिट्स हो रही है हम लोग देख रहे हैं। लाखों करोड़ों के MOUs होते हैं, जैसे टाटा नैनो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, उस टाइम पे आपके मीडिया के आप रिपोर्ट्स निकालेंगे तब सारे मीडिया में वो था कि गुजरात में इतनी रोज़गारी आएगी, ये होगा वो होगा। अगर इम्प्लीमेंटेशन जो बोला गया है उसका 5% भी होता है तो एज अ गुजराती, एज अ इंडियन, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। मेरा आपको कहने का मतलब ये है मैडम, जो चाइना के साथ हम जिस
करार की बात करें या इकोनॉमिक फ्रंट पर बात करें, आज उसी चाइना का आज का स्टेटमेंट है कि हम लद्दाख से पीछे नहीं जाएंगे। राजनीतिक रिलेशंस कोई भी दो कंट्री के बीच में होते हैं, पहली चीज़ है उनकी राजनीतिक रिलेशन नॉर्मल होना ज़रूरी है बिफोर इकोनॉमिक रिलेशन। तो मैं कहीं पे देख रहा हूँ कि कहीं पे ये भी एक मीडिया फ्रेंजी बन के न रह जाए। तो हम वाइब्रेंट गुजरात देख के आए हैं 15 साल से और इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे जीरो है। मैं कहीं देख रहा हूँ कि वो चीज़ नहीं हो तो देश के लिए अच्छा। जी के जी, आप सुन रहे हैं रोहन जी को, कांग्रेस के यहाँ पे प्रतिनिधि हैं और उनको ये, हालांकि वो भी कह रहे हैं कि हम बहुत खुश होंगे जिस तरह के MOU साइन हुए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो नरेंद्र मोदी जिस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त कहते हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा, क्या उनके इम्प्लीमेंटेशन की उम्मीद यहाँ पर? नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि मंशा तो बिल्कुल भारत सरकार की बिल्कुल साफ है। वो तो पूरे ईमानदारी से इसको जो है अमली जामा पहनाना चाहते हैं। लेकिन क्या जिस तरीके से और भी पैनलिस्टों ने कहा कि चीन की तरफ से भी क्या यही इसी तरीके का एक पॉलिटिकल विल है या नहीं, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि इसको अमली जामा पहनाने के लिए। और नतीजा निष्कर्ष में अल्टीमेटली हमको ये देखना है कि कितने हमारे जनता को उससे फ़ायदा हुआ है। अगर वो सिर्फ चंद उद्योगपतियों को ही फ़ायदा पहुंचाता है तो मुझे लगता है कि उस पर बहुत ज़्यादा ये नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है उससे रोज़गार पैदा हो, उससे रेवेन्यू जनरेट हो, स्टेट को फ़ायदा हो, देश को फ़ायदा हो, ये ज़रूर होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हम बिल्कुल जिस तरीके से हम पाकिस्तान के साथ भी बोलते हैं कि पाकिस्तान के साथ जब तक वो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तब तक जो है हम पाकिस्तान के साथ रिश्ते नहीं सुधार सकते हैं। चीन के साथ ही कमोवेश बात उतना ही है कि कहीं ना कहीं जो है हम इसको बिल्कुल अलग अलग होकर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आज भी जो है जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चीन जो है उसको विवादित समझता है। अब आप ये समझ के देखिए कि तिब्बत के दलाई लामा और उनके साथ लाखों अनुयायी आज हिंदुस्तान में धर्मशाला में शरणार्थी बन के रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान ने जो है तिब्बत को जो है चीन का जो उस पर जो सुजरेनिटी है कि चीन का उस पर जो चीन के अंतर्गत तिब्बत आता है, इस बात को हिंदुस्तान ने माना है। और इसी तरीके से चीन का भी ये दायित्व बनता है कि वो बेहतर संबंध के लिए, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो या जम्मू कश्मीर हो, उसको वो भारत का अभिन्न अंग माने। ये एक तरफा रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि आखिरकार आप किसी एक फ्रेमवर्क में सिर्फ व्यापार की बात कर रिश्ते नहीं सुधार सकते हैं। रिश्तों में ये चीज़ें, आप मेरे सुरक्षा के बारे में, मेरे संवेदनशीलता के बारे में, मेरे संजीदगी मुद्दों के बारे में अगर आपको चिंता नहीं है तो वाकई उस रिश्ते का बहुत ज़्यादा जो है दूरगामी असर आपको नहीं दिखाई देगा। इसलिए आप देखेंगे कि पिछले सरकार ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो है वीज़ा एग्रीमेंट नहीं साइन किया, जिससे जो है काफ़ी बिजनेसमैन का आना जाना जो है वो आसान हो जाता। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी नहीं साइन किया और ना ही इस बार जो है नरेंद्र मोदी सरकार जो है उसको साइन कर रही है। उसका एक ही कारण है, क्योंकि आप अरुणाचल के लोगों को जो है स्टेपल्ड वीज़ा दे रहे हैं। तो हम ये इस बात को कैसे मंजूर करें कि हमारे देश के एक हिस्से को आप अपना हिस्सा मानते हैं और वहाँ के लोगों को आप वीज़ा के जगह स्टेपल्ड वीज़ा देते हैं। तो मुझे लगता है कि इन मुद्दों को भी जो है साथ साथ चलना है। लेकिन जैसे मैंने कहा, इन दोनों मुल्कों में काफ़ी कुछ समानताएं भी है, और उसमें सबसे बड़ी समानता ये है कि विकास के मुद्दों पर, WTO में ट्रेड रिलेटेड मुद्दों पर जो है हमारे काफ़ी कॉमनैलिटीज़ है। और कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर पाश्चात्य मुल्कों के सामने दोनों मुल्क जो हैं एक साथ खड़े हुए हैं। ब्रिक्स का आपने हाल ही में देखा, इतना बड़ा फोरम था, प्लेटफॉर्म, जहां दोनों मुल्क साथ में आए। ब्रिक्स का एक बैंक बना जिसमें यह तय हुआ कि ब्रिक्स बैंक जो है वो चीन में होगा और उसका प्रथम अध्यक्ष भारतीय होंगे। मुझे लगता है कि ये सब सकारात्मक है, लेकिन साथ ही साथ जो है बाकी जो आपस में जो, जैसे हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा कि ट्रस्ट डेफिसिट, वो जो विश्वास की कमी है उसको दूर करना है, तब जाकर जो है ये रिश्ता एक मजबूत तरीके से जो है ये आगे बढ़ेगा। क्योंकि आज जो है, जो आपने पहला सवाल जो पूछा कि भाई ये अमली जामा पहनाने की बात है, उस पर भी विश्वास तब होगा जब वाकई आप ऐसे कदम उठाएंगे जिससे जो है एक दूसरे पर हमारा भरोसा बढ़े। भास्कर बालाकृष्णन साहब, कैसे नरेंद्र मोदी इस भरोसे को पूरा करेंगे? किस तरह से, कौन सी रणनीति होगी उनकी कि आज वो यहाँ पर साबरमती के किनारे
100 व्यंजनों के साथ, जो भोजन के साथ मिठास भरने की कोशिश कर रहे हैं चीन के राष्ट्रपति के साथ, क्या कौन सी रणनीति होगी वो कि ये जो भरोसा बहाल करने की कोशिश है, इस दिशा में काम हो, वीज़ा की बात हो, अरुणाचल प्रदेश की बात हो, चाहे बॉर्डर की बात हो? इसमें तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एक काफ़ी डायनामिक लीडर है, 61 साल के हैं। उनका तो ये आइडिया उन्होंने निकाला है चाइनीज़ ड्रीम का, जो वो परस्यू कर रहे हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म बना रहे हैं चाइना के अंदर। और उसकी जो ये सब अगर अचीव करना है तो उनके लिए ग्रैंड विजन है, उसको अचीव करने के लिए भारत के साथ प्रॉब्लम तो सॉल्व करना हेल्प करेगा, उसके लिए ये अचीवमेंट आसान हो जाएगा। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रहे हैं, शायद ये दो लीडर्स हैं, नरेंद्र मोदी जी और शी जिनपिंग, उनकी जो पर्सनालिटीज़ है और उनकी जो कॉमन जो ड्रीम्स है अपने लोगों के लिए, उसके ज़रिए थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट ब्रिज हो सकता है। और अगर लीडरशिप में थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़े तो वो सारे जो हायरार्की में उनको वो सिग्नल जा सकती है और एटीट्यूड भी बदल सकते हैं। लेकिन अगर ये सब देखना है कैसे होता है, अगले 2 दिन में जो कुछ भी इंटरेक्शन होंगे उसके अगर पॉजिटिव रिजल्ट निकले तो क्लाइमेट अच्छा इम्प्रूव हो सकता है। जी, ब्रिगेडियर महालिंगम, 2 दिनों में कौन सी चीज़ों पर आपको लगता है कि हम आगे बढ़ पाएंगे? ये बेसिकली जो इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का जो भी इनका नरेंद्र मोदी का जो ख्याल है, उस इलाका में बिल्कुल बढ़ सकता है। और जहाँ तक डिफेंस रिलेटेड इशू है, इसमें नरेंद्र मोदी जिनपिंग को बिल्कुल सही तरीके से उनको क्या क्या प्रॉब्लम है बता सकते हैं। उसमें एक तो आप जानते हैं बॉर्डर का प्रॉब्लम, अरुणाचल प्रदेश का प्रॉब्लम, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि गिलगित बाल्टिस्तान में जो बना रहे हैं, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी में जो बना रहे हैं, इसके बारे में उनका हिंदुस्तान का जो कंसर्न है वो बोला जा सकता है। और उसी मुताबिक पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, वो भी काफ़ी इलाका जो है वो बिल्कुल गिलगित बाल्टिस्तान के ऊपर से होके जा रहा है, उसके बारे में बता सकता है। और चाइना का अपोजिशन जो एक तो यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल में हिंदुस्तान ये एक मेंबर बनने का उनका जो ये अपोजिशन है, उसके बारे में कन्वे कर सकता है। और साथ साथ जो साउथ चाइना सी, उस जगह पर जो हमारा जो वियतनाम के साथ जो समझौता हो रहा है और जिसमें ऑयल एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन का जो काम हो रहा है, उसके ऊपर चाइना का जो प्रॉब्लम है, इसका भी खुली तरीके से उनको बोला जा सकता है। इससे क्या होगा, उनको अपना हमारा कंसर्न्स जो मालूम हो जाएगा और ये पूरा ठीक होने में एकदम, जैसा कुछ लोग समझते हैं 10 दिन के अंदर हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। जैसा कि बालाकृष्ण साहब ने बोला है, ये समय लगेगा 3 साल 5 साल, लेकिन प्रोग्रेस यही तरीके से हो सकता है। जी, प्रोफेसर सलीम किदवई, क्या वाकई नरेंद्र मोदी इन सब बातों को जानते हुए, समझते हुए भी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता की जो बात पिछले लंबे समय से चल रही है, सालों से चल रही है, क्या चीन उस दिशा में भारत की मदद, भारत का सहयोग, भारत का साथ दे पाएगा? ऐसी कोशिश नरेंद्र मोदी की सफल हो पाएगी? आप देखिए, ये तो टाइम बताएगा, और उससे भी पहले किस तरह से बात होती है। अभी ये 2 दिन जो हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज जो हुआ है ये इसको मैं ज़्यादा अहमियत नहीं देता हूँ, लेकिन जो दिल्ली में बात होगी वो असली बात होगी, और उसमें अगर हमारा व्यू पॉइंट जो है वो स्ट्रांगली रखा जाता है और हमारी ये लीडरशिप का टेस्ट होता है, ये इससे पता चलता है कि हमारी जो भी लीडर है, जो भी प्राइम मिनिस्टर है, वो किस हद तक अपने काउंटर पार्ट को कन्विंस कर सकता है, किस हद तक उसको अपने व्यू पॉइंट के करीब ला सकता है। और अगर मैं ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन अगर इस तरह की बात हो जाती है कि चाइना हमारी UN सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप के लिए राज़ी हो जाता है, तो ये मेरा ख़्याल से बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, और ये हमारी जो जिस ट्रस्ट डेफिसिट की मैंने बात की है उसमें एक बड़ा कदम होगा। इसी तरह और इश्यूज़ जो हैं
जैसे अभी इन्होंने ऑयल एक्सप्लोरेशन जो साउथ चाइना सी में हुआ है, वियतनाम के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लियर होनी है। बायलैटरल रिलेशनशिप जो है वो गवर्न होती है बहुत सी चीज़ों से, बहुत से उसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये जो हमारी मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी है, इसके सारे इश्यूज़ को जब तक बात नहीं की जाएगी, जब तक ये समझना है कि साहब ये दो हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट मिल जाते हैं और वो कुछ एग्रीमेंट साइन कर देते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है, ये मेरे ख्याल से एक सही बात नहीं है। एक बात बोलना चाहता हूँ मैं, ज़्यादा उम्मीद करना होगा, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सोचना होगा। अगर आपकी बात को मैं समझूं तो रोहन, आपसे समझना चाहूँगी कि जो बात हमारे पैनलिस्ट को आप लगातार सुन रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को दोनों देशों के बीच में भरोसा बढ़ाने की जो कोशिश, और उसके बाद बॉर्डर इशू हो, चाहे फिर अंतर्राष्ट्रीय दूसरे इशूज़ जितने भी हैं, पाकिस्तान और अरुणाचल प्रदेश तक लगातार एक लंबी फहरिस्त है। क्या आप महसूस करते हैं, क्या आपको उम्मीद है कि 2 दिन जो कल और परसों दिल्ली में जो कुछ होना है उसमें नरेंद्र मोदी देश की मजबूत सरकार के मजबूत नेता उतनी ही मजबूती से उस पक्ष को रख पाएंगे? देखिए, मैंने जैसे पहले भी बताया, राजनीतिक मुद्दे जैसे आज अहमदाबाद में जो एमओयू हुई, ये सब कहीं पे भी राजनीतिक मुद्दे नहीं है। कहीं पे अरुणाचल का मुद्दा नहीं है, पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर का मुद्दा नहीं है, कहीं पे चीनी घुसपैठ का मुद्दा नहीं है। अगर उस पर दोनों पक्ष इतनी भी बात रखते हैं कि ये मुद्दे हमने देखे हैं और इस पर हम आगे बात करेंगे, तो मुझे लगता है लोगों को भी ज़्यादा भरोसा आता है। कहीं पे भी आर्थिक नीतियाँ या आर्थिक जो आपके संबंध हैं, राजनीतिक संबंध नॉर्मल हुए बिना आप आर्थिक संबंधों की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि आगे बढ़ने की उम्मीदें कम हैं। अगर होता है बहुत बढ़िया चीज़। हमने आगे चाइना को देखा हुआ है, कई बार देखा है। चाइना जब एक तरफ हम बात करते हैं तभी चाइना की घुसपैठ चालू है। आज भी मॉर्निंग में लद्दाख की आज के न्यूज़, अगर हम इतनी ही पॉजिटिविटी थी तो आज चाइना को मैसेज देने की क्या जरूरत है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये प्रयास नहीं होना चाहिए, मैं राजनीतिक बात नहीं करूँगा, बट वो प्रयास के पहले जो मुद्दे हैं, जो क्रिटिकल मुद्दे हैं, उन पे पहले डिस्कशन होना चाहिए और उसके बाद आप आर्थिक करें। वेलकम, देश के लिए एक नया इन्वेस्टमेंट आता है, ये सब चीज़ों में कोई हर्ष एज अ भारतीय किसी को नहीं होना। जी के जी, आपके पास आऊँगी क्योंकि कार्यक्रम में वक्त बहुत कम बचा हुआ है, महज 2 मिनट है, और क्योंकि 2 दिन बाकी हैं प्रधानमंत्री के साथ चीनी राष्ट्रपति की कई यात्रा के जो 2 दिन दिल्ली में जो कई चरण चलने वाले हैं, मीटिंग्स के जो दौर चलने वाले हैं, उनमें आपको भी लगता है कि जो मजबूत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद है और जो बीजेपी यूपीए से लगातार मांग करती रही थी कि चीन हमारे ऊपर अगर इस तरह से कहीं न कहीं हमारे ऊपर हावी है, तो उस स्थिति को, वो जो बार बार जो प्रहार था, उसको अब नरेंद्र मोदी सरकार में रहकर चीन को उस स्थिति में ला पाएंगे, चीन से उस दिशा में बात कर पाएंगे कि वो अपनी बात को जो वो विपक्ष में रहते हुए करते रहे थे उसे साबित कर सके? नहीं, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। कितना चीन बात को मानता है ये एक अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नवाज शरीफ से बात की, जिस तरीके से हुर्रियत से बातचीत करने के बाद पाकिस्तान के साथ बातचीत को जो है स्थगित कर दिया, और जिस तरीके से आज पर्यावरण के वजह से जितने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट रुके हुए थे बॉर्डर एरियाज में, उन सबको जो है ग्रीन सिग्नल दिया गया है। माउंटेन स्ट्राइक कोर 90,000 की हमारी जो फौज है, स्पेशल एक स्ट्राइक कोर जो है, वो जो यूपीए सरकार ने जिसको ग्रांट किया था, उसको मजबूत करने का पूरा जो है फैसला लिया गया है। जिस तरीके से बॉर्डर पे एयरपोर्ट बन रहे हैं हमारी तरफ से, सड़कों को अच्छा किया जा रहा है, मुझे लगता है कि एक शक्ति का मैसेज जरूर दिया जाएगा और ये जरूर संदेश दिया जाएगा कि किसी तरीके का जो है इस तरह के हस्तक्षेप जो है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, या कम से कम भाषा भले अलग हो, ये जरूर बताया जाएगा कि ये बेहतर रिश्तों के लिए ये ठीक नहीं होगा, अनुकूल नहीं होगा। ये संदेश जरूर जाएगा। ये पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि ये नरेंद्र मोदी की तरफ से, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी जिस तरीके से है, वो जिस तरीके के बातें पहले करते रहे हैं, उससे ये उम्मीद की जा सकती है कि वो इस बात को जरूर चीनी राष्ट्रपति के सामने रखेंगे, जिससे जो है चीन को स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा कोई दोहरा मापदंड नहीं है, हम स्पष्ट रूप से कुछ चीज़ों के बारे में कोई समझौता नहीं करेंगे। ये संदेश जाना जरूरी है। जी, भास्कर बालाकृष्णन साहब, बतौर राजनयिक आप कई सरकारों के साथ, चीन के साथ रिश्तों को आगे बढ़ते देखते रहे हैं। अब
देश में पहली बार नरेंद्र मोदी एक नई तरह की शासन देने की बात जो कर रहे हैं, उसमें आपको भी ये भरोसा, ये उम्मीद कहीं न कहीं नजर आती है? भारत में तो सरकार बदल गई है, नई सरकार आई है। ये तो पहला मौका है जो हाई लेवल पे भारत की नई सरकार और चीन की नई सरकार बातचीत करेंगे। तो सारे जो मुद्दे हैं जो हम समझते हैं अहम हैं, उसको हम बहुत मजबूती से प्रेजेंट करना चाहिए चीनी लीडरशिप को, ताकि उसको कोई भी डाउट ना हो कि नई सरकार की प्रायोरिटीज़ अलग है। जैसे बॉर्डर एरियाज, बॉर्डर की बात कही, उसमें जो कुछ हमारे जो वाइटल इंटरेस्ट है हम उसको फोर्सफुली प्रोजेक्ट करनी चाहिए। तो चीन को कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए कि ये हमारे रेड लाइन्स है, वाइटल इंटरेस्ट है। उसी तरह अगर वो चाहे वो भी उनके रेड लाइन्स हमें बता दे। इस हिसाब से अगर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, लेन देन हो सकता है, उस पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो नई सरकार है वो अपनी नीति, जैसे बॉर्डर इशू है, सारे जो मुद्दे हैं उस पे हमारी नीति को रीइटरेट करें और प्रेजेंट करें चीन को। जी, भास्कर बालाकृष्णन साहब, केजी सुरेश, ब्रिगेडियर महालिंगम और साथ ही यहाँ पर हमारे साथ जो साबरमती नदी के किनारे पर जो गुजरात से गोवर्धन झड़पिया जी जुड़े और अरुण जी जुड़े, आप रोहन जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये कि राजनयिक मुद्दे, प्राथमिकता हमारी बॉर्डर इश्यूज जो हैं, वो अगर नरेंद्र मोदी मजबूत सरकार के मजबूत नेता अगर चीन के राष्ट्रपति के समक्ष रख पाते हैं तो वही अपने आप में इस यात्रा की बड़ी सफलता होगी। अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से किसी भी देश का आधार है, उसे आगे बढ़ाने का, उसकी रफ्तार का, लेकिन उसके साथ साथ भी राजनीतिक प्राथमिकता, राजनीतिक इच्छा शक्ति भी सरकार को साफ करनी होगी और देखना होगा नरेंद्र मोदी उसमें कितना सफल होते हैं। लेकिन साबरमती के किनारे बने इस रिवर फ्रंट से हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी ने, देश के प्रधानमंत्री ने कम से कम आज साबरमती को इतिहास के पन्नों पर एक नए रूप में दर्ज कर दिया है और उसी के साथ जन्मदिन का तोहफा उन्होंने गुजरात को भी दिया है। लेकिन ये तोहफा वाकई में कितने बड़े उपहारों में आगे तब्दील होता है, जो दावा, जो वादा, जो भरोसा उन्होंने किया है वो कितना सफल होता है, वो देखना होगा आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में, आने वाले दिनों में। लेकिन बहरहाल अभी फोकस न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।